डॉलर इकोनॉमी इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? मुश्किल चुनौतियों को नहीं उठाएंगे तो चलने का मिजाज कहां से बनेगा? और जब इकोनॉमी बढ़ती है तो जीवन भी बेहतर बनाने की सुविधा बनती है। छोटे से छोटे व्यक्ति के सपनों के साकार करने के लिए अवसर पैदा होते हैं। ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी हो, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन की सुविधा हो, ये सारे जब सपने देखते हैं, इन सपनों को लेकर के हम चलना चाहते हैं। इस पार तुम हो गम है, उस पार न जाने क्या होगा। देश के एक नामी स्कूल के बाहर नंगे पांव, हाथों में गंदी बोरियां और पॉलिथीन लिए झांकते हैं ये बच्चे। बड़े स्कूल की बाउंड्री के बाहर से देखते रहते हैं स्कूल के कैंपस की उस अनजानी दुनिया को जिनमें उन्हीं के हम उम्र के बच्चे पढ़ते हैं, फुटबॉल और टेनिस जैसे गेम खेलते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विपुल भास्कर। आज हम आपको इस दुनिया की ऐसी हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको जानते हुए भी दुनिया अनजान रहती है। इस पार और उस पार की दुनिया के बीच कैसे बन गई है एक दीवार, और कैसे समाज में यह दीवार गहरी खाई में तब्दील होती जा रही है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं दीवार के उस पार। हम अगर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो शायद हमारे देश के जो 1% लोग हैं उनके पास देश की 70-80% से ज़्यादा पैसा उनके पास है। तो उस तरह से अगर आप देखिए तो ग्रोथ हो सकता है, आपके इकोनॉमी में ग्रोथ दिख रही हो, लेकिन क्या लोग बढ़ रहे हैं साथ में? क्या लोगों की ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है? राइट टू एजुकेशन जो कि सरकार ने फ्री कर रखा है, क्या इस बच्चे को नहीं मिल सकता था जो अभी इस समय कचरा बीन रहा था? हम डेमोक्रेटिक सेटअप में जी रहे हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप का मतलब ही है कि सभी बच्चों का, चाहे वो धनी घर का हो चाहे गरीब घर का बच्चा हो, सबको इक्वल आधार है, इक्वल राइट्स है अपने एजुकेशन के लिए। फंडामेंटल राइट्स होने के बावजूद भी ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो आमतौर पे यही SC/ST के बच्चे होते हैं, जिसको आप दलित बच्चे के रूप में देख सकते हैं। कबाड़ा चुनने में बहुत दूर दूर तक चला जाता है। जो खेरी मारता कबाड़ी चुनता है वो दूर दूर पे मारता है। पता नहीं कब गाड़ी के नीचे टक्कर लग जाता है, कब चोट लग जाता है, कहाँ शीशा लग जाता है, कोई आता पता नहीं है ये सब काम के लिए। ये काम भाई साहब खुद हमसे वो लगता है, मजबूरी है, सामने जाते हैं महसूस होता है। तो ये वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। वो आज क्यों साफ सुथरे में, हम क्यों गंदगी में? क्योंकि भाई हमारा किस्मत से गंदगी है और हम खुद हाथों से गंदगी उतर गए। हमारा समाज बेसिकली अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी है, अलोकतांत्रिक सोसाइटी है। अलोकतांत्रिक इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको कहा कि ये बीमार समाज के लोग हैं, और ये बीमार समाज इसलिए है क्योंकि ये समाज कभी भी बराबरी का व्यवहार नहीं करता है। कितनों काम अच्छा लगता है? अच्छा तो लगता नहीं है, फिर भी करना पड़ता है मजबूरी में। तो बताओ, तुम यहाँ आती हो, इतना गंदगी है ना सभी, तो महक आता है, तो तबीयत नहीं खराब होता है? हम लोग का आदत हो गया। आदत हो गया है। जिसका आदत हुआ तो पूरा 1 साल भी जी लेगा, 1000 साल भी जी लेगा। दुख होता है कि हम जिस समाज का सपना देखते हैं
उस समाज में एक तरफ हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं और स्कूल के नाम रख रहे हैं कैम्ब्रिज, मतलब ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों से कंपेयर कर रहे हैं, और एक तरफ बेसिक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं उन बच्चों को, या उन बच्चों को वो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। यहाँ से अगर सरकारी स्कूल में जाएगा तो रोज का 30 रुपए देना पड़ता है, आने जाने का 20 रुपए, बच्चा तो 10 रुपए खा ही लेगा। तो अगर घर का पैसे भी नहीं रहेगा फिर भी देना ही पड़ता है बच्चा को पढ़ा लिखने के लिए पैसे। हर 1 किलोमीटर पे आपको प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था है, ठीक है? 5 किलोमीटर पे जाते हैं तो सेकेंडरी स्कूल, उसके आगे और ज़्यादा। यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं तो शायद आपको जिले में 1 मिलेगी या स्टेट में 4 मिल जाएगी। तो आप वहीं से देखिए कि कैसे एजुकेशन से धीरे धीरे अपने आप ही लोगों को काटने की व्यवस्था है। स्कूल क्यों नहीं जाते हो? स्कूल पहले आप तो काम करता हूँ ना, स्कूल नहीं जाता हूँ। पहले स्कूल जाता था, अब पापा बोला एक काम कर ले, तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, इसलिए बोला तो स्कूल जाओगे तब नहीं। मैं 7 तक पढ़ा हूँ, उसके बाद से छोड़ दिया। क्लास 5 तक सब पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब उतने इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है कि सबको आप लेके जा पाए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप चाहते हैं कि आबादी पूरी तरीके से पढ़ने के लिए जाए या सभी लोग एक तरह से शिक्षित हो? आप नहीं कर सकते। हमारी एजुकेशन की व्यवस्था पिरामिड की तरह है। नीचे 5वीं तक सब पढ़ जाएंगे, फिर स्कूल कम हो गए और कम हो गए, यूनिवर्सिटी बहुत कम हो गई। तो वो जो पिरामिड है वो सीधे से आपको बताता है कि आपने ड्रॉप आउट की व्यवस्था पहले से की हुई है, कि हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता उस पिरामिड की ऊंचाई पर। अगर पढ़े लिखा करता, कुछ तो कुछ कर लेता, तो कोई भी बिजनेस करके खा लेता। तो बात यह है हम उतना भी नहीं किया। हमारा बेचता हूँ तो 200-300 रुपये कमाता हूँ, जाने का तो सो जाता हूँ, फिर कमाया चलता हूँ। जैसे 200-300 रुपये का काम करूँगी दिन भर, उसी में पानी खर्चा, उसी में घर के रही, उसी में बच्चा का सारा पैसे वैसे। जो मास है हमारा, जो ज्यादातर जो आबादी है हमारी, वो गरीबी में धकेलती चली जा रही है। और उस आंकलन को अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें बहुत पिछाड़ देगा एक लेवल के बाद। अगर स्कूल में एडमिट करने जाओगे भाई, आधार कार्ड मांगेगा, पैन कार्ड मांगेगा, बिजली बिल मांगेगा, यहाँ कहाँ से बिजली बिल ला के दे देंगे। लेकिन जहाँ बच्चों की बात आती है वहाँ मुझे बहुत दुख से ये कहना पड़ रहा है कि क्योंकि बच्चे शायद वोटर्स नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, बदली हैं, लेकिन बच्चों के मुद्दे को बहुत प्रायोरिटी पे रखना ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया है। अगर सरकार ऊपर से पेन नहीं घुमाती तो ये सब फीस अगर नहीं देगा तो एडमिशन मत कराना, तो थोड़ी वो टीचर लोग मना कर सकते हैं। अगर सरकार बोल देती तो एक प्रूफ अगर होगा एडमिशन करवा दिया तो हो जाती। बच्चे हमारे देश के लगभग 40% आबादी बनाते हैं, लेकिन उनके लिए जो बजट हमारी सरकार आवंटित करती है वो इतना कम होता है कि वो 30 से 40% आबादी के लिए कहीं से भी आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो वो सीधी सी बात है कि जिस पर आप खर्च नहीं कर रहे उसकी ग्रोथ आप कैसे करेंगे, जिस पर आप बजट आवंटित नहीं कर रहे हैं उसको आप कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में साथी मान लेंगे। या वो विधायक या वो यहाँ के लोकल जो पार्षद कह लीजिए और म्यूनिसिपैलिटी के लोग हैं, क्या उनकी नजर नहीं पड़ती होगी कभी? पूरे का पूरा स्लम एरिया जो मुंबई का स्लम एरिया है, दिल्ली का स्लम एरिया है, ये बच्चे किस जाति के हैं, कौन है ये, इसका ठीक आंकड़ा सरकार के पास है ही नहीं।
जिसकी वजह से ये बता पाना उनके लिए मुश्किल होता है कि कितने बच्चे चाइल्ड लेबर में हैं। आप सेंसस का डेटा उठाइए, किसी स्टेट का डेटा उठाइए, आपको कई कई जगह तो दिखेगा कि एक भी बच्चा चाइल्ड लेबर में नहीं है। लेकिन क्या ऐसा है जिस स्टेट में आप सड़क पर निकल जाइए आपको 4 बच्चे काम करते हुए दिख जाएंगे, वहीं डेटा आपको ये दिखाता है कि कोई बच्चा काम नहीं कर रहा। सरकार अगर चाहती तो सब कुछ कर सकती, तो सरकार अगर ये मतलब उनको अंदर सोच लेते थे बच्चा अनपढ़ खबर ना माने, ऐसे पूरा खबर बिन के ना घूमे, वो चाहती तो सब कुछ सही करता। कार्यक्रम बहुत से है। RTE एक्ट है जो कि कहता है कि हर बच्चे को कंपलसरी रूप से शिक्षा मिलनी ही चाहिए, और उस एक्ट के अनुसार हर बच्चे का मतलब वो बच्चा भी जो रैट पिकिंग कर रहा है, वो बच्चा भी जो चाइल्ड लेबर में है। तो उस एक्ट के अनुसार ऐसा है कि 14 साल तक अगर कोई भी बच्चा है तो उसकी जगह सड़क पर या किसी के घर पर काम करने के लिए नहीं है, उसकी जगह स्कूलों में है। और 14 साल तक आपका चाइल्ड लेबर एक्ट भी है, और अगर किसी तरीके का लोग उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उस एम्प्लॉयर को सजा भी होगी। तो इस तरीके के एक्ट्स हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी उन एक्ट्स को हम ज़मीन पर नहीं उतार पा रहे, क्योंकि शायद हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि कितने बच्चे किस सिचुएशन में कहाँ पर मौजूद हैं। क्या यहाँ जो सोसाइटी रहती है, यहाँ लोग लाखों रुपए कमाते हैं, क्या किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ी है? अभिभावक के पास तो आइडिया ही नहीं है। अभिभावक को तो पता ही नहीं कि एजुकेशन के माध्यम से हमको अपने बच्चे की ज़िंदगी को बदला जा सकता। उनका संघर्ष पहले पेट का संघर्ष है, ये पापी पेट का सवाल है। तो पापी पेट के लिए इन बच्चों को उनके माता पिता भेज देते हैं कचरा बीनने के। वो जो बच्चा सड़क पर दिख रहा है उसे देख करके हमें दर्द नहीं हो रहा, हमें नहीं लग रहा कि ये बच्चा मेरे बच्चे की तरह स्कूल में क्यों नहीं है, उस दिन तक हम इस समस्या से नहीं दूर हो पाएंगे। तो यहाँ हमको अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जो माँ बाप खुद नहीं पढ़े उनको पढ़ाई की इम्पोर्टेंस कैसे पता चलेगी। कुछ लोग जनरेशन से इस समस्या से जूझते चले आ रहे हैं, उनके माता पिता गरीब थे, उन्होंने उनको नहीं पढ़ाया। आज की डेट में वो जब माता पिता हैं उन्हें नहीं पता कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या है और अपने बच्चे को वो कैसे इस मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। तो पेरेंट्स के साथ अवेयरनेस जनरेशन करना, उसके साथ साथ कॉर्पोरेट्स और जो बाकी लोग इस समाज में थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि हायर अप्स हैं, उनको इस चीज़ के लिए अवेयर करना कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करें इस सोसाइटी में एक इक्वालिटी लाने के लिए। गवर्नमेंट को अपनी स्कीम्स पर दोबारा से सारी देखना चाहिए कि कैसे ये स्कीम्स नीचे तक जा पाएँ। बहुत अच्छी स्कीम्स, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट डिज़ाइन करती है, लेकिन वो जिनके लिए डिज़ाइन होते हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। अमर्त्य सेन ये बात कई बार कह चुके हैं, जो हमारे देश के नोबेल प्राइज विनर थे। उन्होंने कहा था कि एलिमेंट्री एजुकेशन को सुधारने की ज़रूरत है। क्यों सुधारने की ज़रूरत है? क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन में ज़्यादातर गांव घर के जो बच्चे आते हैं या गरीब घर के बच्चे, तो ज़्यादातर दलित बच्चे होते हैं। कचरा बीनने वाली जातियाँ जो होती है वो ज़्यादातर दलित होते हैं, इसलिए वो आउट है। क्योंकि सरकार का फोकस कभी भी दलित समाज के ऊपर, सेंट्रल फोकस कभी दलित समाज पे रहा ही नहीं, इसलिए बच्चे बाहर हैं। हर एक व्यक्ति जो शायद एक चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय कर लेता है, उस तक ये अवेयरनेस पहुंचाना कि बच्चों से काम करवाना, बच्चों से कोई भी चीज़ सड़क पर खरीद लेना, उन्हें भीख देना, ये कैसे उस बच्चे के लिए कितना नुकसानदायक है। तो हर एक तबके को मुझे लगता है साथ आने की ज़रूरत है, तब हम लोग बच्चों की इस समस्या से निजात पा पाएंगे। अगर इसमें वो इच्छा होगी कि रोज़ वो बिल्डिंग के पीछे, उस दीवार के पीछे देखता होगा कि काश मैं भी इस स्कूल में पढ़ता, अगर इसमें बचपन से ही जज्बा रहा कि एक दिन मैं भी कुछ पढ़ लिख के कुछ बनूंगा, या ना भी पढ़ पाया तब भी कुछ बनूंगा, तो हो सकता है कि वो जो इस अभी वर्तमान स्थिति में है उससे निकल पाए। वो उसके जज्बे की बात है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।